नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। अवध कथा में फ़िलहाल बात हो रही है अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की, जिन्होंने 1846 से 1856 तक अवध पर शासन किया। वाजिद अली शाह, जैसा मैंने बता चुका हूँ कि कुल मिला के काबिल नवाब थे, लेकिन किन्हीं वजहों से, या जैसा मैंने बताया भी है कि अंग्रेज़ों ने उनको अच्छा खासा बदनाम करके छोड़ा, लेकिन वो आदमी ऐसे नहीं थे। अब मैं वाजिद अली शाह के कार्यकाल की बात शुरू करूँगा, क्योंकि उनका कार्यकाल कई मामलों में बहुत ही विवादास्पद और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको जानना ज़रूरी है उनकी। और ये इसलिए भी ज़रूरी ताकि उनकी वो विवादास्पद छवि हट सके, वो बातें सामने आए जिसके जिन 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 जिस माहौल में वाजिद अली शाह ने काम किया था। और मैं एक बार फिर बता दे रहा हूँ, मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन ज़रूरत है इसलिए फिर बता दे रहा हूँ कि आप में से जिसको ये वीडियो पसंद आवे वो एक बार सत्यजीत राय की फिल्म सत्यजीत के खिलाड़ी ज़रूर देखें। उसमें वाजिद अली शाह के कार्यकाल का, उस समय के पूरे लखनऊ का इतना नया वर्णन है, और वाजिद अली शाह का जो रियल चरित्र था, कैरेक्टर था, वो उसमें दिखाया गया है। मेरी आप लोगों से फिर गुजारिश है कि कहीं मिल जाए, या आजकल तो ज़माना क्या नाम है उसका है, मोबाइल का है, आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं। टाइप करिए शतरंज के खिलाड़ी सत्यजीत राय, आ जाएगा। 1974 में फिल्म बनी। अब वाजिद अली शाह के कार्यकाल की बात शुरू करने के पहले मैं बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में वाजिद अली शाह गद्दी पर बैठे। पहली चीज़ तो, जैसा मैंने पहले भी बताया कि अंग्रेज़ों जब भारत पर कब्जा कर रहे थे, उस कब्जे में किन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों के चलते अवध को उन्होंने बफर स्टेट बना करके रख छोड़ा था, जिसपे कभी भी अंग्रेज़ कब्जा कर सकते थे। शुजाउद्दौला ऑनवर्ड्स, शुजाउद्दौला से लेकर के वाजिद अली शाह तक, लगभग मोटे तौर पर देखा जाए तो करीब 100 साल अवध के जो शासक थे वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों की मेहरबानी पर शासन कर रहे थे। अवध एक राज्य था, वो एक अलग बात है, लेकिन वो पूरी तरीके से अंग्रेज़ों की मेहरबानी पर था, जिसको अंग्रेज़ जब जितनी इच्छा होती थी ले लेते थे। जैसे फॉर एग्जांपल सादत अली ख़ान जब नवाब थे, तो जब आसफउद्दौला के मरने के बाद सादत अली ख़ान आए, तो उनको नवाबी देने के एवज़ में अंग्रेज़ों ने लगभग आधा अवध सादत अली ख़ान से ले लिया। यानी अवध पहले मोटे तौर पर फैज़ाबाद से लेकर के बरेली तक हुआ करता था, मोटे तौर पर, जो कि क्या नाम है, सादत अली ख़ान के बाद लगभग 24 ज़िलों का राज्य होता था, जो सादत अली ख़ान के समय लगभग 12 ज़िलों का रह गया, जो वाजिद अली शाह तक रहा, जिस अवध पे अंग्रेज़ों ने कब्जा किया। तो वाजिद अली शाह जब शासन करने आए, उस समय तक उसके पहले भी 2-3 बार पूरे अवध को कब्जा कर लेने का प्रयास या अंग्रेज कर चुके थे। प्रयास क्या कर चुके थे, तो जब चाहते कब्जा कर ही लेते। उन्होंने सोचा, जैसे नसीरुद्दीन हैदर के समय भी था, कि अवध को अनेक्स कर लिया जाए, लेकिन किन्हीं वजहों से अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया। वो सब सिलसिला ऑलमोस्ट बनने लगा था वाजिद अली शाह के नवाब बनने तक। और नवाब थे तो ऐसा नहीं था कि वो इस बात को न जानते रहे, वो खूब जानते थे कि अवध जो है अंग्रेज़ों की दया पर निर्भर कर रहा है। ये एक तो उनके सामने एक ये बात थी। और दूसरी बात ये भी थी कि वाजिद अली शाह कुल मिलाकर के प्रजापालक बादशाह थे, जिन्होंने प्रजा के कल्याण के लिए बहुत से काम किए। और जो काम वो करते थे, जिसके लिए उनको अंग्रेज़ों ने बाद में उनकी खिल्ली उड़ाई, जैसे कि वो क्या नाम है, नाच वाच का आयोजन करते थे, जब करते थे, वो भी वो जनता उसको भी पसंद करती थी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जो इस समय कैसर बाग बना हुआ है, जिसको वाजिद अली शाह ने अपने रानियों उसके लिए बनवाया था, वहाँ पर एक बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस बरगद के पेड़ के नीचे जो थे, वो वाजिद अली शाह रहस्य का आयोजन करते थे। रहस्य मतलब वहाँ कृष्ण लीला होती थी, जिसमें वाजिद अली शाह खुद भगवान कृष्ण बनते थे, और उनकी जो सारी गोपियाँ थीं, जो उनकी सारी मतलब जो कह लीजिए कि जो परी खाने में जो रहती थी परियाँ, वो सब गोपियाँ बनती थी। और उनकी एक जो बेगम थी, क्या नाम है, सिकंदर महल, जिसके महल के अभी दरवाजे हैं और खंडर भी मौजूद है। उस सिकंदर बाग जहाँ पर है, आप लोगों ने देखा बहुत से लोगों ने, उस सिकंदर महल जो थी वो राधा का रोल करती थी। और वो रहस्य जो था वो बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ करता था। उसमें जो भगवान कृष्ण का जो नाच वाच होता था, वो होता था खुद वाजिद अली शाह कृष्ण, भगवान कृष्ण बनते थे, और राधा जो थी, वो जो सिकंदर महल थी, वो राधा बनती थी। और वो जो रहस्य होता था, वो पूरी की पूरी तरीके से कॉमन मैन के लिए खोला जाता था। कोई भी जाकर के वहाँ देख सकता था, उसको लोग देखते थे, बड़ा एंजॉय करते थे। और उसके अलावा वाजिद अली शाह बहुत नाटक भी लिखा करते थे, जिन नाटकों का भी मंचन होता था। उनका जो नाट्यशाला थी, वो बाद में 1857-58 के विद्रोह में नष्ट हो गई। उसके फोटोग्राफ अभी अवेलेबल हैं। वो पूरा नाट्यगृह बना था, जहाँ नाटकों का मंचन होता था। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के वाजिद अली शाह जो थे, वो एक प्रजापालक बादशाह थे, लेकिन इनको ये मालूम था कि अब अवध के दिन ऑलमोस्ट गिने चुने हैं। उस परिस्थिति में वो गद्दी पर बैठे, और गद्दी पर बैठने के बाद उन्होंने उन विरोधाभासों के बारे में सोचा जिनके तहत अवध गुजर रहा था। उन्होंने सोचा कि इसको हम कोशिश करते हैं,
जहाँ तक चल जाए। तो इसलिए उस समय जो संधियाँ अंग्रेज़ों ने अवध के साथ कर रखी थी, उसमें अवध जो था वो सेना का निर्माण नहीं कर सकता था, और अवध जो था किले का निर्माण नहीं कर सकता था। इसलिए आप लोगों से, बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि आप अवध का पूरा इलाका देखिए, मैदानी इलाका है, लेकिन आपको इसमें कोई किला नहीं दिखेगा, जो नवाबों के द्वारा बनवाया गया, क्योंकि किले बनाने की और सेना रखने की बनाई थी। सुरक्षा, अवध की सुरक्षा का पूरा दायित्व जो था वो अंग्रेजी सेना के ऊपर था, लेकिन आंतरिक सुरक्षा के लिए नवाब जो था वो अपनी सेना रख सकता था या पुलिस रख सकता था। और संघ की इस क्लास का फ़ायदा उठा करके फिर वाजिद अली शाह ने अपनी जो सेना थी, जो आंतरिक सुरक्षा के लिए उनको बनाने की छूट थी, उसको उन्होंने मजबूत करना शुरू किया। और यहीं पर क्या नाम है, लखनऊ के बाहर जो क्या नाम है इलाका था, जिसको दिलकुशा गार्डन बोलते हैं आजकल, दिलकुशा के पास उन्होंने जो था वो अवध की जो सेनाएं थी और जो आंतरिक सुरक्षा के लिए बनी गई थी, उनकी उन्होंने कवायद वाद करना शुरू की, ताकि उन सेनाओं को मजबूत बनाया जा सके। ये एक उन्होंने व्यवस्था शुरू की, ताकि आंतरिक सुरक्षा के लिए भी सेनाएं मजबूत हों, और साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़े तो अंग्रेज़ों से लड़ने में भी उन सेनाओं का फ़ायदा उठाया जा सके। और उसमें आप लोगों से तो आप लोग बताओ कि एक अफ्रीकी पलटन उन्होंने बनाई, मतलब उस पलटन में केवल अफ्रीकी औरतें थी, जो 1857 की लड़ाई में, जो सिकंदर बाग में जब लड़ाई हुई, जिसमें एक दिन में 3000 आदमी काट डाले गए, वहाँ उस लड़ाई में वो जो अफ्रीकी पलटन बनाई थी वाजिद अली शाह ने, वही बहुत एकदम बिल्लियों की तरीके से लड़ी और सैकड़ों अंग्रेज उन लोगों ने काट डाले। वो पलटन भी वाजिद अली शाह ने बनाई। लेकिन अंग्रेज भी कम घाघ नहीं थे, वो भाप गए कि वाजिद अली शाह की इच्छा क्या थी। तो उन्होंने कहा कि आप काहे ये सब कर रहे हैं, हमारे पास तो सेना है ही, आप इस पर इतना ध्यान न दें। साथ ही साथ वाजिद अली शाह इस विरोधाभास को भी जान रहे थे कि शुजा-उद-दौला के समय से लेकर के और उनके समय तक इतनी संधियाँ हो चुकी हैं कि उन संधियों के बाद बहुत कुछ इंडिपेंडेंट निर्णय लेना उनके बस में भी नहीं रह गया था, फिर भी वो निर्णय ले रहे थे, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। और उसके अलावा एक ये भी था कि वाजिद अली शाह जो थे वो जब इस बात को उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ बहुत कुछ नहीं करने देंगे, तो उन्होंने आंतरिक शासन पर जोर दिया, बहुत से उन्होंने सुधार किए। ख़ास तौर से जब अंग्रेज़ों ने उनसे एक बार ये कहा कि आप जो है वो अपने क्या नाम है, नील की खेती कराइए, क्या नाम है अवध के तहत थी नील की खेती की। उस ज़माने में स्थिति थी कि नील की खेती खेतों को ख़राब कर देती थी, लेकिन नील की ज़रूरत अंग्रेज़ों को थी निर्यात के लिए, इसलिए वो करते थे। नील की खेती जो बिहार में होती थी, उसको लेकर बड़ी बहुत, आप लोग भी जानते हैं, पढ़ा होगा। तो अंग्रेज वाजिद अली साफ मना कर दिया, वाजिद अली शाह ने कि नहीं, नील खेती कहीं कुछ नहीं होगी, जो हमारे यहाँ जो परंपरागत फसलें हैं वही होंगी। और एक काम और बहुत उस समय वाजिद अली शाह ने किया, जबकि अंग्रेज़ नहीं चाहते थे। अंग्रेज़ चाहते थे कि चूँकि अवध का इलाका बहुत ही ज़रख़ेज़ इलाका था, वहाँ काफ़ी अच्छी फसलें होती थी, तो वह अंग्रेज़ चाहते थे कि यहाँ से अनाज को लेकर के जहाँ हम चाहें वहाँ भेजा जा सके। इसके लिए अंग्रेज़ उन अनाजों को खरीद करके इंग्लैंड भेजते रहते थे। तो अनाज के निर्यात पर पूरी तरीके से वाजिद अली शाह ने पाबंदी लगा दी। उसका नतीजा ये हो रहा कि अवध राज्य में जो पूरी क्या नाम है खाद्य जिन्स थी, उसकी कीमतें बहुत कम हो गई, लोग बड़े आराम से रहते थे। उस समय के जो यात्री आए, उन्होंने अपने बाकायदा विवरण में लिखा है कि अवध एक बहुत ही ज़रख़ेज़ और बहुत ही शानदार इलाका था, जो बहुत ही खूबसूरत था। और साथ ही साथ उसकी वजह जो है, यहाँ का बादशाह है जो पूरी तरीके से प्रजावत्सल है और चीज़ों को इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी प्रजा जो है बहुत ही कायदे से रहे और उसको किसी चीज़ की कोई कमी न हो। उसका एक नतीजा ये भी है, अंग्रेज जो बाहर से लोग आए, उन्होंने लिखा कि अवध की प्रजा भी बहुत बहादुर है। अगर वो एक तरफ से बहुत ज़्यादा कलाओं को लेकर के क्या नाम है कॉन्शियस रहती है, नाच गाने इसको सबको पसंद करती है, तो अवध के लोग लड़ाके भी खूब है, उनको मतलब लड़ाई में भी उनको हराना आसान नहीं है। इस परिस्थिति में वाजिद अली शाह ने अपना राज्य संभाला। और एक बात बता करके फिर बात को आगे बढ़ाऊंगा अगले वीडियो में, कि वाजिद अली शाह की जो माता थी मलिका किश्वर, जिनका बाद के दिनों में भी बड़ा रोल रहा, वाजिद अली शाह के शासन पर भी रहा और बाद में भी रहा। मलिका किश्वर का वाजिद अली शाह बहुत ज़्यादा आदर करते थे और मलिका किश्वर का राज में दखल भी था। और बाद के दिनों में जब वाजिद अली शाह को हटाया गया क्या नाम है बादशाह से, तो मलिका किश्वर उनके मुकदमे को लेकर के बाकायदा महारानी विक्टोरिया से भी मिलने गई थी। अब अगले एपिसोड में आपको इसके आगे कथा बताऊंगा, तब तक के लिए इंतज़ार करिए। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको देखिए आप। प्लस मैं आपसे फिर एक बार वादा कह रहा हूँ कि ये जो जितनी अवध कथा है, इसको मैंने प्लेलिस्ट में एक के बाद एक सारे मतलब जितने भी इसके एपिसोड है, मैंने एक जगह इकट्ठा करके रख दिया है। इसलिए चैनल को आप देखते समय अगर आपको अवध कथा पसंद आए तो प्लेलिस्ट में जाकर के इसके बाकी एपिसोड भी देखिए और लोगों को बताइए भी।
अपने यार दोस्त मित्रों को जो जिनकी अवध में दिलचस्पी हो अभी भी, कि इस प्लेलिस्ट में जाकर के अवध कथा को देखें, ताकि जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अवध का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उससे आप वाकिफ हो सके। पॉलिटिकल हिस्ट्री अवध की बहुत नायाब है, आपको बताऊंगा। और अब मैं उस पार्ट में पहुंच रहा हूं जहां की अवध ने बहुत ही निर्णायक हस्तक्षेप किया भारत की राजनीति पर, वहां तक मैं पहुंचने वाला हूं। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।